हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिकॉल मेमोरीज। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। इससे पीछे की क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे बनता है, गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, वो हम पीछे की क्लास में देख चुके हैं। और प्रतिबिंब का निर्माण मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है या फिर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और पीछे की जो क्लासेज हैं प्लीज़ उन्हें देखिए और अपनी जो नॉलेज है उसे बढ़ाइए। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा क्या है? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, 2 माध्यम चाहिए और पथ विचलित होता है। समझ रहे हैं? सिर्फ 2 चीज़ें याद रखिए कि 2 माध्यम चाहिए और पथ विचलित हो रहा है तो प्रकाश का अपवर्तन है। जैसे कि नीचे जो डायग्राम दे रखा है उसमें देखिए कि आपके पास 2 माध्यम है। एक ऊपर जो हवा माध्यम है और बीच में जो कांच की जो स्लाइड दे रखी है, जो स्लाइड दे रखी है वो दूसरा माध्यम है। और फिर इसके नीचे हवा वापस से वही माध्यम आ गया। तो माध्यम ऐसे चेंज हो रहा है कि ये फर्स्ट आ गया, हवा फर्स्ट माध्यम है, देन जो कांच है उसका सेकंड माध्यम आ गया और फिर जो हवा है उसका थर्ड हो गया। मतलब जो प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही थी, ये अभिलंब है एन, ये अभिलंब है। अभिलंब देखिए एन है, पी पॉइंट से आपतित किरण आ रही है, आपतन कोण बना रही है आर ओ पॉइंट पर। फिर यहाँ से क्या हो रही है कि ये आर अपवर्तित कोण बनाकर क्या करती है, आर से बनाकर फिर वापस ये इस पर आपतित हो रही है। किस पर? एम जो अभिलंब है इस पर आपतित हो रही है और इस पर आपतित होकर फिर अपवर्तित हो रही है और नीचे की तरफ जा रही है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट माध्यम है वो तो क्या है आपका हवा और सेकंड है कांच। हवा है वो आपका विरल माध्यम है और कांच है वो सघन माध्यम है। नीचे देखें कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। देखिए कि हवा है वो क्या है आपकी, हवा है आपका विरल माध्यम, कांच है आपका सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम से आ रही है तो ये जानी तो चाहिए थी, जैसे ये डॉट डॉट लाइन बनी हुई है ना इस तरीके से जानी चाहिए थी। बट जा कैसे रही है कि ये जो अभिलंब है, ये जो अभिलंब है इसकी तरफ थोड़ी झुक जाती है और फिर ये आगे की ओर गमन करती है। ठीक है, तो अपवर्तन में क्या हुआ कि जब प्रकाश किरण है, माध्यम का रोल इसमें जरूर है कि जो प्रकाश है जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तब क्या होता है कि जो किरण होती है वो अभिलंब की ओर झुकती है और जब संघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। देखिए जब प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। एक मिनट, नीचे देखिए प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर चाल में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। अब आपसे सिंपली पूछे जाए कि भाई अपवर्तन तो हो रहा है बट हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि वो जो पारदर्शी माध्यम लिया था, जो हमने कांच लिया था, जब प्रकाश किरण उस पर आपतित हो रही है तो उससे वो अपवर्तित होकर नीचे जो दूसरा माध्यम है उसमें चली जाती है। और किसके कारण चली जाती है कि जो प्रकाश किरण जिस चाल से वो आ रही थी उसकी चाल में कमी हो गई, क्योंकि वो विरल थी, पहले हल्का था और जो सघन माध्यम आ गया जो थोड़ा उससे हैवी है उसमें आ गया, तब क्या हुआ कि उसकी चाल में कमी हो गई, चाल में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि अपवर्तन होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवर्ती तो समान रहती है और वेग बदलता है। ये पॉइंट आपको मस्त याद रखना है कि जब कोई प्रकाश किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसका क्या हो रहा है कि उसका जो वेग है, जो उसकी चाल है वो तो उसकी चेंज हो रही है, उसमें तो चेंज है, बट इसकी जो आवृत्ति है वो नहीं बदलती है, आवृत्ति सेम ही रहती है, आवृत्ति में कोई भी डिफरेंट नहीं होता है।
फिर आते हैं अपवर्तन के नियम कि अपवर्तन के नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो पहला है अपवर्तन का प्रथम नियम। अपवर्तन की देखिए दो नियम हैं, फर्स्ट एंड द सेकंड। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। जैसे हमने पढ़ा था, देखो परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम में भी हमने पहला नियम ये पढ़ा था, दूसरा नियम पढ़ा था कि उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें भी क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब तो सेम ही है, बट जो परावर्तित किरण थी उसकी जगह पर यहाँ पर क्या है, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण व अभिलंब दोनों तीनों एक ही तल में होते हैं, तभी वह अपवर्तन का प्रथम नियम कहलाता है। अब दूसरा है कि अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है। अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है, तो अपवर्तन के आपतन कोण क्या है, आई की ज्या, ये जया नहीं है, ज्या है, आधा जय। वह अपवर्तन कोण आर की जा का अनुपात स्थिर रहता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपको ये जरूर याद रखना है कि अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है। और स्नेल का नियम हमारा है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, साइन आई बटे साइन आर बराबर कॉन्स्टेंट, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम स्नेल का नियम बोलते हैं। यह है अपवर्तन का द्वितीय नियम। फिर आता है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक उसे कहते हैं कि यदि प्रकाश निर्वात में किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक लिया जा रहा है तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए आपको ये जरूरी याद रखना है कि वो किसके सापेक्ष लिया जा रहा है, निर्वात के सापेक्ष लिया जा रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि इसी प्रकार, अगर वो तो हमने निर्वात के सापेक्ष लिया, अगर इसी प्रकार अब आगे देखें कि किसी माध्यम में हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक को प्रकाश के हवा के में वेग व प्रकाश की उस माध्यम से वेग अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। कि जो अपवर्तनांक होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो माध्यम ले रहे हैं, एक तो हवा की सापेक्ष है और जो दूसरा माध्यम ले रहे हैं उसका कैसे निकालेंगे, तो पहला तो आएगा, ऊपर आएगा प्रकाश का हवा में वेग और नीचे आएगा प्रकाश का माध्यम में वेग। पहला क्या आएगा, प्रकाश का हवा में वेग, दूसरा आएगा प्रकाश का माध्यम में वेग। तो देखिए लिखा कैसे जाएगा, म्यू ट्यू वन, जो वन जो माध्यम लिया है, जो माध्यम लिया है वो ऊपर आएगा कि प्रकाश का हवा में वेग, और जो टू पहले लिया है वो आएगा बट्टे में कि प्रकाश का माध्यम में वेग। फिर है जैसे नीचे देखिए कि हम यहाँ पर वाटर और एयर का लेते हैं कि म्यू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू से हो गया वाटर, ए से होगा एयर। तो प्रकाश का हवा में वेग एयर है, जो सेकंड पोजीशन पर है वो पहले आ गया ऊपर और इसका वेग क्या होगा, वी ए। और जो वाटर है जो सेकंड टू पर था, जो सेकंड माध्यम में था, वो प्रकाश का पानी में वेग वो नीचे की तरफ आएगा बट्टे में और वी डब्ल्यू। अब अपवर्तनांक क्या है, वो किस किस पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, घनत्व व प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ये जरूर याद रखना है कि बैंगनी रंग और लाल रंग, ये आपके आगे आएंगे वर्ण विक्षेपण जब पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तब उसमें आपको पता चलेगा कि ये बैंगनी रंग और लाल रंग कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। नीचे जो सारणी दे रखी है उसमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, उन एलिमेंट में जिनके अपवर्तनांक दे रखे हैं, और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, और ऑप्शन में दे दिया जाता है आपको कि वायु का दे दिया, पानी का दे दिया और एक दे दिया साथ में और कुछ और ऑप्शन में दे दिया। तो कभी कभी आपकी जो ये जो सारणी दे रखी है इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में तो आराम से पूछ लिया जाता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला है निर्वात का, निर्वात का अपवर्तनांक क्या है, 1। वायु का क्या है 1.003, पानी का क्या है 1.33, केरोसिन का 1.44,
कांच का 1.50, ग्लिसरीन का 1.47, तारपीन का 1.47, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.64 और हीरा का 2.42। हीरा का क्या है? 2.42। देखिए, अगर इस सारणी को 3-4 बार अगर स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ते हैं तो आराम से आपके याद रह जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन का जो हमारा टॉपिक था, आज की क्लास में हमने क्या देखा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम क्या हैं और साथ ही साथ अपवर्तनांक क्या है। नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम अपवर्तन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है हमारे जो दैनिक लाइफ में है वो देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए, प्रकाश और प्रकाश से रिलेटेड जो टॉपिक दे रखा है रीट में वो काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो उसके लिए 3-4 वीडियो तो आराम से हो जाएंगी और मेरे ख्याल से छोटी छोटी वीडियो तो आप भी देख पाएंगे और पढ़ने में भी आसानी रहेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने सपनों को पंख देते रहिए। जय हिंद।